Hi, my name is Ajit Parvate and welcome to my channel. This video is a part of NISM 5A Mutual Fund Distributor module. Understanding concept is essential to pass this exam on the first attempt. So please watch all the previous video to understand better. I have given the link for all these earlier chapters in the description box and at the end of this video. Now we will be discussing chapter 6 Fund Distribution and Channel Management Practices. Watch this video till the very end to get the MCQ with answers. Watching this video will help you to clear your exam on the first attempt. So let's begin. Learning object. What we will learn in this chapter, that is role and importance of mutual fund distributors, different kind of mutual fund distributors, modes of distribution, prerequisite to become a mutual fund distributor, revenue of mutual fund distributors, commission disclosure mandated by SEBI, due diligence process by AMC for distributors of mutual funds, nomination facility for mutual fund distributors and change of distributors. In short, डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, फिर कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होती है, फिर ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है इनको इनकम कहां से मिलता है, फिर इनको जो इनकम मिलता है तो उसके बारे में सेबी के कुछ डिस्क्लोजर्स नॉर्म्स क्या है, एएमसी का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस क्या होता है, फिर क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी नॉमिनेशन फैसिलिटी होता है, क्या इन्वेस्टर्स को राइट होता है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर व्हिच वी विल डिस्कस. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में देयर आर फोर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट. फर्स्ट वन इज इन्वेस्टर, सेकंड वन इज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड वन इज फंड मैनेजर एंड फोर्थ वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो. जिसे हम निवेशक कहते हैं लाइक इन्वेस्टर. इन्वेस्टर्स की तीन रिक्वायरमेंट बेसिक होती है, एक रिस्क, दूसरा रिटर्न एंड टाइम पीरियड. कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है और कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं. दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर. एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारा काम क्या होता है, फर्स्ट वी नीड टू एक्सेस हिज नीड्स कि वेदर कस्टमर डिड अ फाइनेंशियल प्लानिंग, उन्होंने अपने रिस्क कवर किया है, उन्होंने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए कुछ प्रोविजंस किए हैं क्या, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचा है एंड व्हाट आर हिज फाइनेंशियल गोल्स. सो हिज नीड्स, हिज लिमिटेशंस, व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स and what are his financial goal, and on the basis of this accordingly financial distributor ये कस्टमर का asset allocation plan बना सकता है या बनाता है. Now here let's assume कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने एक इन्वेस्टर्स को एक asset allocation plan दे दिया एंड नाउ उसका एग्जीक्यूशन करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. सो जो म्यूचुअल फंड में लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपया कमिट कर दिया है ब्लू चिप फंड के लिए, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड. नाउ आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड मैनेजर, इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली इनटू ब्लू चिप फंड ओनली. सो फंड मैनेजर इज अ मेन रिस्पांसिबल पर्सन टू गिव अ रिटर्न ऑन द स्कीम as we have already discussed in the previous chapter. यहाँ पे मैं और एक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ. प्लीज गो थ्रू द ऑल प्रीवियस चैप्टर्स. इट इज जस्ट लाइक जैसे हमारे घर में अपनी मम्मी या सिस्टर है दिवाली के टाइम में रंगोली बनाती है, जैसे 20x20 का रंगोली अगर बना रहे हैं तो 20 डॉट्स वो पहले डालते हैं और फिर वो डॉट्स को कनेक्ट करते जाते हैं. हमको पहले समझ में नहीं आता है रंगोली किस प्रकार से बनने वाली है, लेकिन जैसे एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट करते जाते हैं फिर धीरे धीरे पूरा पिक्चर क्लियर होता है. लाइकवाइज हियर in all the previous chapters we have discussed about a lot of different concepts. If you go through the concept, so as we will move ahead then we will connect all these joints and then it will become very clear, concepts will become very clear in the mind, and that's why again and again I will say the same thing. Please go through the previous chapters for better understanding, right? So fund manager क्या करता है, in short fund manager एक काम करता है, it's a top down approach. पहले वो इंडस्ट्री का स्टडी, इकोनॉमी का स्टडी करता है, how the economy is performing in the country. अगर ग्लोबल है तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में डिसाइड करेगा. देन इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे अगर सीमेंट है तो सीमेंट इंडस्ट्री किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द स्वॉट एनालिसिस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री. आईटी है तो आईटी इंडस्ट्री, स्टील है तो स्टील इंडस्ट्री, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री. अकॉर्डिंगली दे विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, दे विल स्टडी दैट इंडस्ट्री. देन कंपनी स्पेसिफिक, सीमेंट इंडस्ट्री में नंबर ऑफ प्लेयर्स जिसमें लार्ज कैप होगा, मिड कैप होगा, स्मॉल कैप होगा, हाउ दे आर परफॉर्मिंग. वी टॉक्ड अबाउट ओनली ब्लू चिप कंपनी. सो ब्लू चिप मतलब जो टॉप कंपनीज जो है जिनका लार्ज कैप रहेगा, ऐसी कंपनीज जो है. सो दे विल स्टडी द कंपनी स्पेसिफिक अकॉर्डिंगली एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो व्हिच इज एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम. अगेन ये जो ऑब्जेक्टिव होता है सेम दैट वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1. तो अगेन गो टू द चैप्टर नंबर 1 and revise it again so that most of the things will get clear in the mind. So as per the objective of the mutual fund scheme, accordingly portfolio will develop. So fund manager एक कंपनी का स्टडी करेगा और जो कंपनी उसको प्रोस्पेक्टिव लगती है कि जो आगे वाले पीरियड में रिटर्न देगी, accordingly he will construct a portfolio of 25, 30, 40 different companies. Then accordingly it will generate a return. So this is the entire process of this. But इसका ultimate objective क्या होता है? Ultimate objective is the achievement of the financial goal of any individual investors. That always we need to keep in mind. Different kind of mutual fund distributors. In mutual fund there are two different types. One is individual, second one is non-individual entity. तो फर्स्ट होता है कि जैसे पहले LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दे आर द टू बिग जायंट्स फ्रॉम 1956 LIC एंड फ्रॉम 1963-64 UTI. सो इन लोगों के जो एजेंट्स थे ये हमारे पूरे इंडिया में छोटे छोटे गांवों में भी पहुंच गए
थे और वो फिजिकल मोड से करते थे, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते थे। नॉन इंडिविजुअल जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में लोग कुछ काम करते हैं, 3-4 MFD साथ में आ गए, उन्होंने अपना पार्टनरशिप फर्म बनाया एंड अकॉर्डिंगली they are doing the distribution. Regional players at a state level, there are certain players. National distributors having a presence all over India, like NJ platform hai, then Prudent hai, and there are so a number of platforms. Then NBFCs. Now NBFC as a different third party product, they are also offering, they are also become a distributors. NBFC जो लोन देने का काम करते हैं, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर इनटू दिस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जहां पे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या बाकी एडवाइजरी सर्विसेज भी वो सर्विसेज देते हैं। बैंक्स, all banks have become now distributors of mutual fund because they are earning income on that, which we will discuss in these chapters, how they are earning income. So they become a distributor. All stock brokers जो capital market share का purchase sale का काम करते हैं, apart from that for all these mutual fund also, that is a different avenue for them to earn an additional income. So stock brokers, they are also become a distributors. So this is all about different type of mutual fund distributors. Mode of distribution, इसमें physical, online as well as hybrid. एक जमाना था when internet was not there, so everything was physical. Physical मतलब जो application फॉर्म होता है वो फॉर्म फिल करना, फॉर्म के साथ चेक लगाना पड़ेगा, चेक नहीं है तो डीडी लगाना पड़ेगा, लाइकवाइज, एंड देन यू हैव टू सबमिट दैट एप्लीकेशन। सो देयर इज अ कट ऑफ टाइम आल्सो। एंड ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होते थे, ये फॉर्म आपको स्पेसिफाइड जगह पे ही देने होते थे एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है? लाइक पहले आरएनटी के जो ऑफिसेस होते थे, जैसे कार्वी हो गया, कैम्स हो गया, या एएमसी का खुद को ऑफिस हो गया, ऑल दीज आर द ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लेसेस, जहां पे आप पर्सनली जाके फिजिकल फॉर्म फिल करके यहाँ पे दे सकते हो, या एट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफिसेस में भी आप जाके दे सकते हो। सो लाइकवाइज फिजिकल फॉर्म। देन ऑनलाइन। नाउ ऑनलाइन देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, then MF utility, then desktop and mobile based app, electronic platform by AMC, then new age investor platforms. अब इसमें जो ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स है, there are a lot of agencies, those who are offering ऑनलाइन सर्विसेज, जहां पे आप उनके वेबसाइट पे जाइए, वहां पे रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद दे विल प्रोवाइड यू डिफरेंट फैसिलिटीज, सो अकॉर्डिंगली यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड वन इज स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। हमें अभी तक पता था कि स्टॉक एक्सचेंज से हम सिर्फ शेयर्स का परचेस सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड दैट हैज एक्चुअली ग्रोन टू सच अ लेवल कि आज म्यूचुअल फंड का जो टोटल AUM है इन द मार्केट, दैट इज मोर देन 40 लाख करोड़। सो इट्स अ बिग इंडस्ट्री एज सच। सो दैट्स व्हाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दे केम अप विद National Mutual Fund Platform 2, and Bombay Stock Exchange they came up with a BSE Star. So it's a platform wherein जहां पे एक प्लेटफॉर्म में अगर आप रजिस्टर होते हो तो आप जितने भी 44 AMCs है, वो 44 AMCs के डिफरेंट स्कीम्स है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। So both platforms are offering this kind of services. Then MF Utility, this is another different platform wherein जहां पे आप रजिस्टर आपको होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे आप सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसके पहले यू नीड टू डू द रजिस्ट्रेशन। एंड वंस यू डू द रजिस्ट्रेशन, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक फोलियो नंबर दिया जाता है, तो यहाँ पे भी जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक कॉमन अकाउंट नंबर दैट इज कॉल्ड एज अ कैन, वो आपको अलर्ट होगा। एंड देन अकॉर्डिंगली एज पर योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंगली यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट स्कीम्स। देन नाउअडेज लॉट ऑफ मोबाइल ऐप दैट हैज केम। सो आप डेस्कटॉप वर्जन भी होता है, मोबाइल वर्जन भी होता है, तो थ्रू दैट यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बाय AMCs, यू गो टू द और दिस 44 डिफरेंट AMCs, उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो थ्रू देयर वेबसाइट ऑल्सो यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट्स। सो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। नाउ न्यू एज इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, आज बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। जैसे हम बात करते हैं, बहुत सारे न्यू एज प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे ग्रो ऐप हो गया है, देन इंड मनी हो गया, देन पेटीएम हो गया है, देन कॉइन हो गया है, स्टॉक एज हो गया है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूजिंग देयर मोबाइल ऐप यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट, एंड दे आर प्रोवाइडिंग फंटास्टिक रिसर्च एनालिसिस एज वेल। सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू विच वी कैन डू द इन्वेस्टमेंट और थ्रू विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द म्यूचुअल फंड to the general public as such. Now prerequisites to become a distributor. Distributor बनने के लिए क्या क्या हमारे पास prerequisites होने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए? First, obtaining a NISM certification, which we are going through this different chapters. So passing NISM 5-year module mandated by MP and SEBI. Then second one is know your distributor requirement. आपने एग्जाम पास कर लिया, लेकिन अभी आपको ARN नंबर चाहिए। तो ARN नंबर के लिए आपको आइदर MP के साइट पे आप जाके कर सकते हो, या आप कैम्स के ऑफिस में जाके फिजिकल डॉक्यूमेंट
अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, देन एडिशनल जो रिक्वायर्ड फीस होती है वो फीस पे करके बेसिक बायोमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट करके आप केवाईडी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, या आप एमपी इंडिया की वेबसाइट पे जाके भी आप ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो ऑनलाइन। ऑप्शन इज योर्स। ये दोनों प्रोसेस करने के बाद देन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में ये दोनों चीज आ गई है। ये जब आप केवाईडी आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एमपी विल इशू यू अ एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज कॉल्ड एज ARN। along with ARN, then one more code that has been issued that is called as EUIN, Employee Unique Identification Number. So with ARN plus EUIN, तो while suggesting to any client any kind of investment, जब आप client को suggest करते हो तो जब client form fill करता है तो आपको आपका ARN plus EUIN ये दोनों नंबर आपको fill up करने पड़ते हैं, then only you will get a commission. But before that, empanelment is extremely important. Without empanelment, if you do the registration, then it is of no use. Okay, so empanelment, now there is a process. empanelment के लिए now the 44 एजेंसीज आप उनके वेबसाइट पे जाके भी पर्सनल एम्पैनलमेंट कर सकते हो। इफ यू रजिस्टर थ्रू NMF2 और BSc स्टार और MF यूटिलिटी, देन डायरेक्टली यू विल गेट रजिस्टर्ड विद ऑल दिस 44 डिफरेंट AMC। तो आपको इंडिविजुअल AMC में जाके एम्पैनलमेंट करने की गरज नहीं पड़ती है। सो दिस इज द prerequisite to become a distributor. Understood? Now we'll go to the next. That is revenue for a mutual fund distributor. The ultimate most important. जिसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं या ये सब जो पूरे प्रोसेस पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को रेवेन्यू कहां से मिलता है और कैसा मिलता है वो समझना सबसे जरूरी है फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। दैट इज वन इज ट्रांजैक्शन बेस्ड एंड सेकंड वन इज AUM बेस्ड। अब ये ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है, जैसे हमें पता है कि शेयर्स का हम सेल और परचेज जो करते हैं तो सेल ट्रांजैक्शन पे भी हमें चार्ज लगता है, परचेज ट्रांजैक्शन में भी चार्ज लगता है, या डे ट्रेडिंग करते हैं तो दोनों लेग में चार्ज लगता है। लाइकवाइज बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड ऑल्सो नाउ देयर आर लॉट ऑफ ब्रोकर्स, जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो इन दैट केस ओनली ट्रांजैक्शन चार्जेस, दैट वन मॉडल। ओके, बट दैट मॉडल इज नॉट दैट फेमस। नाउ सेकंड मॉडल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज AUM बेस्ड। In AUM based, there are two things. One is all trail model. Now, all trail model means, as per SEBI circular 2018, all AMC shall adopt full trail commission model. The trail commission payable is calculated on the daily balances of AUM of the scheme sold by the distributor. As market moves, it impacts the NAV of the scheme, so it impacts the trail commission as well. ये all trail model क्या है? In 2018, SEBI came up with a circular. From 2018 onwards, all commission will be passed on a full trail model commission basis. ये trail model मतलब क्या होता है जो हम आगे देखेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर ने जितना AUM क्रिएट किया हुआ है, जितने क्लाइंट को सर्विसिंग किया हुआ है, सपोज एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने सपोज कम से कम 100 क्लाइंट को सर्विस कर रहा है और उनका टोटल 10 करोड़ का AUM, अगर उसने 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में लाया है तो ये 10 करोड़ पे ऑन अ डेली basis this trail commission will get calculated and on monthly basis it will be passed on to him as a trail commission. वो उसका इनकम होगा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अब ये जो AUM है, ये AUM पे कैसे इंपैक्ट करेगा? जैसे मार्केट बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली न्याव भी बढ़ेगा। सपोज मार्केट बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली न्याव भी बढ़ेगा। सपोज मार्केट गोज डाउन तो न्याव भी कम होगा। अगर मार्केट बढ़ता है तो किसी स्कीम का न्याव भी बढ़ेगा। जैसे न्याव बढ़ा तो ये जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था ये 11 करोड़ हो गए, तो 11 करोड़ पे अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटर विल गेट अ ट्रेल कमीशन। बट कल अगर मार्केट गिर गया, अकॉर्डिंगली न्याव नीचे आ गया और अकॉर्डिंगली AUM का वैल्यू नीचे आ गया, तो AUM हो गया अभी 9 करोड़ रुपए, तो ये 9 करोड़ पे डिस्ट्रीब्यूटर विल गेट अ ट्रेल कमीशन। Understood? Okay. And second one is upfronting. The upfronting is applicable for SIP up to 3,000 rupees per month per scheme for the first time investor in mutual fund scheme. For a new investor, only the first SIP purchased by the investor shall be eligible. ये upfront commission सिर्फ तभी दिया जाता है कि कोई क्लाइंट अगर SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहा है और फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, देन ओनली अपफ्रंटिंग कमीशन दिया जाता है, एल्स अपफ्रंटिंग कमीशन नहीं मिलता है। अब ये ट्रेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने कई बार ट्रेल के बारे में बात किया। तो एग्जैक्टली ट्रेल कमीशन होता क्या है? ट्रेल कमीशन इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द नेट असेट एट्रीब्यूटेबल टू द यूनिट्स सोल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। इन शॉर्ट, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने जितना इन्वेस्टमेंट, जितना अमाउंट लोगों को एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो दिया हुआ है, that is called as a AUM, asset under management. Now again I will ask you go back to the first chapter जिसमें हमने AUM के बारे में डिटेल में बात करी हुई है, to understand all about AUM. So the trail commission depends on the NAV, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। जितना NAV बढ़ेगा उतना ट्रेल कमीशन बढ़ेगा, जितना NAV नीचे घटेगा उतना ट्रेल कमीशन नीचे घटेगा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज पे ट्रेल कमीशन फॉर एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर मनी इज हेल्ड इन द फंड। तो ये ट्रेल कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होता है? ट्रेल कमीशन फॉर अ डे इज इक्वल टू AUM, asset under management, into trail commission rate per annum divided by 360 days। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दिया हुआ है। 1 अगस्त 2019 न्याव था 10 रुपीज का,
नाउ अनदर इंपॉर्टेंट, नाउ जो होता है ये अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पे इंडिकेट करना जरूरी होता है, एंड वैल्यू हो गया 10 लाख रुपए. सो ट्रेल कमीशन फॉर वन डे, नाउ हियर द ट्रेल कमीशन रेट इज 1%. सो ट्रेल कमीशन 10,000 into 10 lakhs into 1% divided by 365 days, it comes out to be 27.40 rupees. फिर दूसरे दिन लेट्स अज्यूम नाउ बढ़ गया, जो पहले 10 रुपया था वो 10 रुपया 10.270 हो गया. देन साइमल्टेनियसली ट्रेल कमीशन पे भी 27.47. So for each and every day trail commission will get calculated like this, and end of the month total trail commission will be 853.13. likewise it will have. now ये जो upfront trail हमने थोड़ी देर पहले जो बात करी थी कि कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है and he starts with a SIP of minimum 3,000 rupees, then only that upfront commission will get paid. SEBI has allowed the payment of upfront commission in certain cases. Now let us take an example. Investment amount is 10 lakhs rupees and trail commission is 1% per annum. So trail commission for a year, 10 lakhs into 1% comes out to be 10,000 rupees. So trail commission for a day कैसे होगा? 10,000 divided by 365 is equal to 27.397. So trail commission for August कितना होगा? 27.397 into 31 days. 849.31. 849.31 will get paid to him. So this way upfront trail commission calculate होता है. लेकिन apart from that, जो एक ट्रेल कमीशन होता है उसके सिवा भी अदर भी कमीशंस डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं, लाइक एडिशनल कमीशन. द डिस्ट्रीब्यूटर मोबिलाइजिंग द फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स लोकेटेड इन B30 लोकेशंस, सिटीज एंड टाउन्स बियॉन्ड द टॉप 30 लोकेशन वुड अर्न अ हायर कमीशन. एग्जांपल के तौर पे ये T30 मतलब जो इंडिया में जो टॉप 30 लोकेशंस है, टॉप बिग 30 सिटीज है, इन लोकेशन को छोड़ के बाकी की जो सिटीज है, नेक्स्ट जो सिटीज है उनको B30 लोकेशंस कहा जाता है. तो यहाँ पे ये इसलिए कमीशन दिया जाता है कि लोगों का म्यूचुअल फंड के प्रति उतना अवेयरनेस नहीं है. तो उन लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में जिन्होंने पहली बार ही सुना हुआ है या लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर का काम ज्यादा होता है उसको लोगों को समझाने के लिए कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है. और इसीलिए एमपी ने अभी म्यूचुअल फंड सही है ये अभियान चलाया है. आपने कई बार टीवी चैनल पे भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, म्यूचुअल फंड सही है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, धोनी, बहुत सारे बाकी प्लेयर्स भी आते हैं. फॉर मोबिलाइजिंग दिस फंड्स इन दिस B30 लोकेशन, सो एडिशनल कमीशन, दैट इज एडिशनल इंसेंटिव हम कह सकते हैं, ये लोकेशंस पे दिया जाता है, दैट इज B30, दैट इज एडिशनल कमीशन. अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन चार्जेस भी होता है. फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कोई कस्टमर पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है, बट ये एप्लीकेबल है एनी अमाउंट अबव मोर देन 10,000 रुपीज एंड अबव. अगर पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है तो 150 रुपीज विल गेट डिडक्ट. अगर अदर देन एनी अदर इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट कर रहा है मोर देन 10,000 रुपीज, द डिस्ट्रीब्यूटर विल गेट 100 रुपीज. नाउ हियर एन एग्जांपल. For an investment of 25,000 at a NAV of 43.21 comes from a first time mutual fund investor, then the transaction charges would be deductible at rupees 150. In this case, the number of units allotted would be 25,000 minus 150 divided by 43.21. That is 575.098 number of units will get allotted. That 150 rupees will get minus. That is upfront commission. In case of investment through SIP, transaction charges are deducted only if the total commitment, that is amount per SIP installment into number of installment, amounts to rupees 10,000 or more. जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि SIP मिनिमम 3,000 रुपीज के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन टोटल अमाउंट जो है दैट 10,000 के ऊपर होगा, देन ओनली विल गेट अ अपफ्रंट कमीशन. So the transaction charges will be deducted in 4 equal installment. मतलब 100 रुपीज अगर है तो 10,000 हो गया, जब 12,000 रुपए हो जाएगा तो ये 25 रुपीज डिडक्ट हो गए. That commission will get passed on to the distributor. Now there are two more things. Provision to opt in and opt out. Distributor empanelment करता है या पहली बार किसी AMC में इन्वेस्टमेंट करता है, so there itself he need to decide whether to opt in or to opt out for this charging transaction charges. Customer ने opt in किया, so for all transactions he will get commission like this 150 and 100 rupees. उसने opt out कर दिया, then he will not get any commission of this. So the option to opt in or opt out of levying the transaction charges based on the type of product, what type of services that distributor is giving, on that basis he can decide about कि opt in करना है या opt out करना है, but that is only for once. Then applicability of GST on distributor commission. हमें सबको पता है the goods and service tax GST become applicable with effect from July 2017. GST is payable by any person making a taxable supplies of goods and services and whose annual turnover exceeds 20 lakhs rupees. तो जिनका either कोई बिजनेस है या कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स मोर देन 20 lakhs rupees है, they need to file a GST returns. So on a certain goods and services specified by the government, tax is to be paid by the recipient under
reverse charge instead of a supplier. In a short while I will explain about this. Okay, then mutual fund distributor who has registered and obtained a GST number would be required to raise an invoice for the commission and pay the GST to the government. नॉर्मल क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने लेट्स अज्यूम अपने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा हुआ है क्लाइंट का. सो ये 10 करोड़ रुपए के लिए इस पे जो ट्रेल कमीशन मिलता है, ये ट्रेल कमीशन के लिए उस डिस्ट्रीब्यूटर को ही नीड टू फर्स्ट गेट अ registered with GST and to obtain a GST registration number, and he need to raise an invoice जिसमें कमीशन, ट्रेल कमीशन जो होगा वो लिखा जाएगा प्लस जीएसटी जो भी अप्लीकेबल है 18% है या जो भी है ऐड करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली वो बिल सबमिट करना पड़ेगा एएमसी, एंड देन अकॉर्डिंगली एएमसी विल पे दैट कमीशन टू देम. और जो जीएसटी का अमाउंट है जो उन्होंने इनवॉइस में दिया था, दैट अमाउंट दे नीड टू पे टू द गवर्नमेंट बिफोर 28th of the month. Second important. However, in the reverse charge mechanism, the recipient of the goods and services pays the said tax to the government. Accordingly, the AMC or mutual fund is liable to pay the GST under reverse charges on commission paid to the unregistered distributor. Now, इसमें दूसरी important बात है कि all distributors will not have an income more than 20 lakhs rupees. That's why they will not take any GST registration number. In those cases, it's the responsibility of the AMC or mutual fund to pay the GST under the reverse charge on commission. जो अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, जिन्होंने जीएसटी में रजिस्टर नहीं करा है, जिनके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को तो ट्रेल कमीशन देना ही बनता है. तो ये जो इस पे जो जीएसटी का अमाउंट रहेगा, वो जीएसटी का अमाउंट एएमसी खुद पे करेगा टू द गवर्नमेंट. देन कमीशन डिस्क्लोजर एंड ड्यू डिलिजेंस मैंडेटेड बाय सेबी. सेबी हैज मैंडेटेड म्यूचुअल फंड और एएमसी टू डिस्क्लोज ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स द टोटल कमीशन एंड एक्सपेंसेस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स हु सैटिस्फाइज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस with respect to the non-institutional, that is retail and HNI investors. So about the expenses, in the last session itself, last chapter that we have already seen, on the website of all AMCs, they need to disclose the expenses on a daily basis for allotted to the scheme. So same thing. So that's why I'm again asking, go and revise the previous sessions to get a better understanding of all different concepts. Again, come back to the main topic. AMC, mutual fund या AMC, उनको जो इन्होंने टोटल कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूटर को पे किया हुआ है, वो अपने वेबसाइट पे उनको डालना है. किस कंडीशन में? फर्स्ट, मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जहां पे किसी डिस्ट्रीब्यूटर का 20 लोकेशन से ज्यादा प्रेजेंस है, वो केस में. दूसरा कंडीशन, AUM raised to her 100 crores across the industry in non-institutional category but including high net worth individuals, जहां पे किसी डिस्ट्रीब्यूटर का जो टोटल AUM है 100 करोड़ के ऊपर का है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है बट HNI इन्वेस्टर्स में इंक्लूडेड होते हैं. देन थर्ड, जहां पे कमीशन रिसीव्ड ऑफ ओवर 1 करोड़ रुपीज पर एनम अक्रॉस द इंडस्ट्री, मतलब टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से डिफरेंट एएमसी से उनको जो कमीशन आता है वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर है. एंड फोर्थ, द कमीशन रिसीव्ड ऑफ ओवर 50 lakhs फ्रॉम अ सिंगल म्यूचुअल फंड एएमसी. फोर्थ कंडीशन ये है कि किसी एक ही एएमसी से, जैसे HDFC हो गया या ICICI हो गया या SBI हो गया या फिर कोटक हो गया या बिरला हो गया, ऐसे किसी भी एएमसी से 50 lakhs एंड अबव, अगर एक ही म्यूचुअल फंड एएमसी से या एक ही एएमसी से अगर इतना कमीशन आता है, then in that case SEBI has mandated AMC to disclose on their respective website the total commission. तो ऐसे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो कमीशन पे किया जाता है या एक्सपेंसेस उसके पे किए जाते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा डिटेल्स वेबसाइट पे देना कंपलसरी है. दैट्स द वन प्रोसेस एज पर मैंडेटेड बाय सेबी. सेकंड प्रोसेस, इतना जिन लोगों का 20 मोर देन 20 लोकेशन है, जिनका 100 करोड़ के ऊपर का AUM है, या जिनको इंडस्ट्री से कम 1 करोड़ रुपए का कमीशन आता है, या एक ही AMC से मोर देन 50 लाख रुपीज का कमीशन आता है, फॉर देम AMC टू अंडरटेक अ ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस. ये ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस मतलब क्या होता है? वेदर ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूटर्स आर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया टू प्रोवाइड सर्विसेस, दिस काइंड ऑफ सर्विसेस. फिर इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? The study of their business model, experience, proficiency in the business, then record of regulatory, statutory levies, fines, penalties, legal suits, customer compensation mode, causes for these, and resultant corrective actions taken. Then review of associates and subsidiaries on the above factors. Then organizational control to ensure that the following processes are delinked from the sales and relationship management processes and personals. इतना जो कमीशन इन लोगों को आता है, तो उनका प्रॉपर ऑफिसेस है कि नहीं है, उनका क्लाइंट सर्विसिंग प्रॉपर होता है कि नहीं, क्या उनपे जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो पूरा उन्होंने फॉलो किया है, उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, क्या उनपे कोई पेनल्टीज लगी हुई है, क्या कोई लीगल सूट्स है, क्या कस्टमर को सर्विस प्रॉपर मिल रही है, या कस्टमर का अगर कोई डिस्प्यूट था उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन होता है कि नहीं होता है. ऑल देयर इज अ डिफरेंट एंटायर process or entire form is there for due diligence that need to be filled up every year by all these distributors.
हैविंग अ मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और AUM मोर देन 100 करोड़ ऑफ रुपीज, या कमीशन मोर देन 1 करोड़ ऑफ रुपीज, या एक ही AMC से मोर देन 50 lakhs ऑफ रुपीज कमीशन आता है. So every year they need to file this due diligence certificate to the all these different AMCs. Even AMCs will verify that details also. कस्टमर रिस्क या कस्टमर के ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की कस्टमर को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट दिया है कि नहीं दिया है, ये भी चेक किया जाता है. या कस्टमर का जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल के हिसाब से म्यूचुअल फंड इवैल्यूएशन एंड डिफाइनिंग इट्स अप्रोप्रिएटनेस टू वेरियस कस्टमर रिस्क कैटेगरीज. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस सेल हो गया है, कस्टमर का एज 70 साल है और कस्टमर को पूरा उसका पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी दे दिया है. सो दैट इज अ मिसफिट. That is a completely missale. That should not happen, and that's why this due diligence is extremely important. Now we will see the difference between distributor and investors advisors. As per the regulation 3 and 3 of 3 of the SEBI's Investment Advisors Regulation 2013 notified on July 3, 2020. No person while dealing in distribution of securities shall use the nomenclature independent financial advisor or IFA or wealth advisor or any other similar name unless registered with SEBI एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. ये जो रेगुलेशन है वो कहता है विच केम इन 2020, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने नाम के सामने IFA या वेल्थ एडवाइजर ऐसा या एडवाइजर ऐसा नाम नहीं लगा सकता है, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जब तक he is not registered with the SEBI as an investment advisor. So an investment advisor means any person who for the consideration is engaged in the business of providing investment advice टू क्लाइंट्स. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हम उसी को कहेंगे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लोगों को एडवाइस देता है और उनसे कुछ कमीशन लेता है या कोई अपफ्रंट फीस लेता है. एज पर सेबी द एडवाइजर टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी मस्ट क्वालिफाई NISM 10A एंड 10B मॉड्यूल्स. NISM के जैसे हमारा ये 5A मॉड्यूल है, ऐसे ही NISM का 10A और 10B मॉड्यूल अगर कोई कंप्लीट करता है या सर्टिफाई करता है, एंड देन ओनली ही नीड टू अप्लाई टू सेबी टू गेट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काइंड ऑफ सर्विसेज. दैट इज द प्रोसेस. अब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट द एडवाइस ऑफर्ड बाय द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज इंसिडेंटल टू द बिजनेस ऑफ फंड डिस्ट्रीब्यूशन. हेंस द डिस्ट्रीब्यूटर कैनॉट प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और फाइनेंशियल प्लानर. कभी भी MFD म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर नहीं कह सकता है अनलेस एंड अनटिल ही इज रजिस्टर्ड विथ अ SEBI, एंड फॉर दैट ही नीड टू क्वालिफाई दिस NISM 10A एंड 10B मॉड्यूल. सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? MFD इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विथ MP एंड मस्ट क्वालिफाई NISM 5A मॉड्यूल, विच वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. नाउ विल सी nomination for distributors and commission to nominee. MP has advised its member AMC to offer nomination facility to the MP registered mutual fund distributor MFD as a uniform practice across the industry to enable the nominee to receive commission. MP advise कि जितने भी MFDs जो MP के साथ registered है, तो उन लोगों को at the time of empanelment उनको nomination facility avail कर दिया जाए, so that अगर कल जाके उनका डेथ होता है तो उनके nominee को commission मिल सके. So accordingly, AMC provides this nomination facility to all MFDs at the time of empanelment. Commissions are paid to the nominees or legal heirs where no nominee is registered of the deceased MFD. अगर किसी MFD का डेथ हो गया है तो उसके नॉमिनी जो रहेगा या लीगल हेयर रहेगा जहां पे नॉमिनेशन नहीं है, उनको अकॉर्डिंगली कमीशन पास ऑन किया जाएगा. A nominee or legal heir need not be an ARN holder to claim and receive the commission. ये जरूरी नहीं है कि नॉमिनी और लीगल हेयर जो होगा उसको NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल क्लियर करना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है. ये अगर क्लियर नहीं भी किया होगा तो भी उसको कमीशन जरूर मिलेगा. द फ्यूचर एक्सपायरी ऑफ द ARN ऑफ द डिसीज MFD post his demise is not taken into account for continued payment of upfront and trail commission to the nominees or legal heir. MFD की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की डेथ हो गई, उनका जो ARN था वो एक्सपायरी 3 साल की वैलिडिटी होती है और उसकी एक्सपायरी होने वाली है 3 महीने के बाद. सो दैट विल नॉट टेक इनटू कंसीडर कि 3 महीने के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, इसलिए उनके नॉमिनी या लीगल हेयर को कमीशन नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं हो सकता है, उनको जरूर ट्रेल कमीशन एंड अपफ्रंट फीस दोनों भी मिलेगा. नॉमिनी शैल रिसीव द कमीशन ओनली एज अ ट्रस्ट फॉर द लीगल हेयर ऑफ द MFDs. ये जो नॉमिनीज होते हैं, ये नॉमिनी जस्ट एज they are the trustees, they are not the legal owners, so they will receive this commission. They cannot transfer to their account, okay, or their name. The nominees and legal heirs are not allowed to transfer the asset to his or her account unless 1. ARN of the deceased MFD should have been valid on the date of demise of the MFD, or his or her commission payment ARN should not be suspended for any reason whatsoever at the time of his demise. Nominee या legal heir ये अपने नाम पे ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. And second, the nominee and legal heir should have a valid ARN as on the date
of request for transfer of the AUM and should be KYD compliant and should have submitted annual declarations, जिसके हमने थोड़ी देर पहले ड्यू डिलिजेंस में बात करी थी. Annual declarations of self certification wherever applicable due as on the date of request for the transfer of AUM. ये transfer of AUM दो कंडीशन में हो सकता है. सबसे पहला, जो डिसीज पर्सन है उसका ARN वैलिड होना चाहिए, उस पर कोई भी चार्ज या उसका कमीशन या उसका ARN सस्पेंड नहीं होना चाहिए बिफोर हिज डेमाइस. पार्ट नंबर 1. दूसरा, या नॉमिनी या लीगल हेयर है जिनके पास खुद का ऑलरेडी एक वैलिड ARN है, साइमल्टेनियसली वो KYC कंप्लायंट भी है एंड साइमल्टेनियसली जो एनुअल डिक्लेरेशंस होते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ड्यू डिलिजेंस में जो देखा था, जो सेल्फ सर्टिफिकेशंस होता है वो उन्होंने पूरा किया हुआ है बिफोर ये जो AUM ट्रांसफर की प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू करने के पहले ही वो ये पूरे KYD कंप्लायंट है, उन्होंने सेल्फ सर्टिफिकेशन किया है, देन ओनली दे कैन ट्रांसफर ऑल दीज असेट्स इन देयर नेम. द चेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अलाउ द इन्वेस्टर टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रीजन. कभी भी इन्वेस्टर्स अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कभी भी चेंज कर सकता है, उसको कोई रीजन देने की गरज नहीं है. इन ऑर्डर टू रिमूव एनी रॉन्ग डूइंग्स, अ चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कोड इन अ फोलियो, नो कमीशन वुड बी पेएबल टू एनी डिस्ट्रीब्यूटर आइदर द ओल्ड वन नॉर द न्यू वन. अभी ये हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कभी, कोई इन्वेस्टर अपना डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी चेंज कर सकता है, बट साइमल्टेनियसली बाय टेकिंग अ लेटर ऑफ चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर भी तो चेंज कर सकता है, ए का बी के नाम पे कर सकता है टू गेट अ कमीशन. इन ऑर्डर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ अ रॉन्ग डूइंग, सो एमपी हैज एडवाइज्ड कि जो पुराना अगर ऐसे चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो जो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी ट्रेल कमीशन नहीं मिलेगा, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी ट्रेल कमीशन नहीं मिलेगा. देन इन्वेस्टर कैन चूज टू चेंज देयर डिस्ट्रीब्यूटर और गो डायरेक्ट थ्रू अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू द AMC. चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, तो आप उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का भी नाम आप कर सकते हो, या आप डायरेक्ट चैनल में भी कर सकते हो, जो हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी देखा था कि डायरेक्ट क्या होता है और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर मोड क्या होता है. इफ द चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कोड इज इनिशिएटेड बाय द इन्वेस्टर ऑन अकाउंट ऑफ वॉलंटरी सीसेशन ऑफ अ बिजनेस बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वुड गेट द ट्रेल कमीशन. अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, अभी उसका बिजनेस नहीं है, देन इन दैट केस इन्वेस्टर ने अगर इनिशिएट किया है डिस्ट्रीब्यूटर कोड चेंज करने के लिए, देन जहां नया डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा उसको जरूर ट्रेल कमीशन मिलेगा. अ डिस्ट्रीब्यूटर कैन इनिशिएट अ चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूटर कोड इन द फोलियो ऑफ वंस क्लाइंट on account of any of the following. First thing, change in the name of legal status of MFD, like individual MFD converting his business into a partnership firm, a partnership firm converting into limited liability partnership, और private limited company converting into a public limited company, और vice versa. पहला कंडीशन ये है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलेगा वो कोड जब चेंज कर रहे हैं. अगर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम चेंज हो रहा है या लीगल स्टेटस चेंज हो रहा है, इंडिविजुअल से पार्टनरशिप फर्म बना रहा है या पार्टनरशिप से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे जा रहा है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जा रहा है या उल्टा भी हो रहा है, देन इन दैट केस ऑल्सो दे विल गेट अ कमीशन. देन सेकंड कंडीशन, merger, acquisition, consolidation, transfer of business, new code acquired within the same group, ये केस में भी कमीशन 100% मिलेगा. Then third, transfer of the AUM consolidation initiative within the same family or close relative in case of individual MFDs. एक फैमिली में हस्बैंड, वाइफ, बेटा तीनों के नाम पे ARN है, बट नाउ एक ही किसी के नाम पे उनको ट्रांसफर करना है. इन दैट केस ऑल्सो दे विल वेरी मच गेट द कमीशन एज वेल. एंड देन द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बाय इंडिविजुअल MFD. किसी MFD ने, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना बिजनेस ही ट्रांसफर कर दिया है, एक पर्सन ने अपना बिजनेस बंद करके दूसरे को दे दिया है, देन इन दैट केस ऑल्सो दे विल गेट अ कमीशन. इन नो अदर सर्कमस्टेंसेस सच अ चेंज वुड बी अलाउड. ये चीजों को छोड़ के बाकी किसी भी कंडीशन में कोई चेंज अलाउ नहीं किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूटर खुद से कोड चेंज नहीं कर सकता है. ओके, यस. नाउ इट्स अ टेस्ट टाइम. टेस्ट योर नॉलेज. नाउ फर्स्ट थिंग, ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ओके, ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. इट्स नॉट लाइक दिस. ओके, so the correct answer is false. Everybody can do the mutual fund business. Mutual fund distributor certification examination offered by dash is required for becoming a mutual fund distributor. A, Securities and Exchange Board of India. B, National Institute of Securities Market. C, Association of Mutual Fund in India. D, National Skill Development Corporation. So the correct answer would be B, National Institute of Securities Market, that is NISM. Now next, third, in what form do mutual fund distributors earn revenue? A, commission from mutual fund for the distribution of the schemes. B, fees collected from the investors. C, commission received from the Association of Mutual Funds in India. D, investment advisory fees from the mutual fund. So correct answer is A, commission from mutual fund for the distribution
execution of the schemes. Next, mutual fund distributors can only earn upfront commission from the mutual fund. State whether true or false. Just now we have seen it is a false. B, they are getting upfront commission and trail commission as well. Mutual fund distributors earn no commission when the investor choose to invest in direct plans. State whether true or false. The correct answer is A, true. So the revised chapter again. So that's all for this chapter. Please write in the comment what you learned in this video. This would help you to memorize various concepts which you learned just now. For this NISM 5-year mutual fund distributor module, there are 12 chapters. So I will be uploading all the remaining videos plus 2 videos of multiple choice questions. So do subscribe to my channel. If you like this video, click the link button and share this video with your friends and colleagues to grow this channel. Thank you for being so supportive.